सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम डिस्कस कर रहे थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या करा था कि ये एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 1.2.2 सॉरी एक्टिविटी 1.3। तो इसमें मैंने कल आपको बताया था कि आप क्या करेंगे। आपने क्या किया है कि एक अगरबत्ती को आपने अपनी क्लास के किसी कोने में जला दिया है, और क्या उसकी जो स्मेल है, जो उसकी खुशबू है, वो आपको दूर तक या दूसरे रूम्स तक भी उसकी स्मेल आती है? ऑफ कोर्स आती है। तो ऐसे क्यों आती है आपको स्मेल? क्योंकि अगरबत्ती तो आपने एक रूम में जलाई है, तो आपको पूरे घर में या पूरी क्लास में, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लास में जलाई है तो वहां तक पूरी खुशबू कैसे आ जाती है? तो वो खुशबू आपको इसीलिए आ जाती है क्योंकि जो भी हमारे मैटर होते हैं के जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो कंटीन्यूअसली हमारे मूव करते रहते हैं, वो हमारे घूमते रहते हैं, और घूमते, 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 घूमते हवा के साथ-साथ वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपना मूवमेंट करते हैं। अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था परफ्यूम वाली बात भी, अगर किसी ने एक बंदे ने परफ्यूम लगाया हुआ है तो बहुत दूर तक भी एक स्मेल आती है कि पता नहीं किसने परफ्यूम लगाया है। तो वो परफ्यूम तो उस बंदे ने लगाया है, तो फिर कैसे आपके पास उसकी स्मेल चली जाती है? वो सिर्फ इसीलिए चली जाती है क्योंकि जो परफ्यूम्स के जो खुशबू वाले जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में मूव करते 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 क्या चले जाते हैं, काफी दूर दूर तक हवा में घूमते 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 चले जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, कि हाँ, किसी ने परफ्यूम लगाया। अगर आपके घर के बराबर वाले घर में किसी ने राजमा बनाया है, तो आपको एकदम पता चल जाता है। किसी ने मैगी बनाई है, आपको एकदम पता चल जाता है। तो आप इस ये हमें इसीलिए पता चल जाता है क्योंकि जो आपके जो पार्टिकल्स हैं हवा के, हवा में जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो कंटीन्यूअसली हमारे क्या करते रहते हैं? वो हमारे मूव करते रहते हैं। ठीक है? तो ये इन्होंने यही बोला है, पुट ए अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ अ क्लास। ये मैंने कल बताया था, इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती। हाउ हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल? तो आपको उसके कितने पास जाना पड़ेगा उसको स्मेल करने के लिए? आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूर भी खड़े हो तो भी क्या होता है कि सारी की सारी जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो आपको आती है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? अब वो कह रहे हैं कि पहले आपने क्या की थी, सिर्फ अगरबत्ती रखी हुई थी, अब आपने अगरबत्ती को जला दिया है। तो जैसे ही आपने अगरबत्ती को जलाया है तो आप दूर तक भी जाके उसकी स्मेल कर सकते हो। तो ये एक एक्टिविटी है, ये आपने डेली बेसिस पे अपने घर में देखा ही होगा, जब पूजा होती है, अगरबत्ती धूप बत्ती जब जलाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इन्होंने क्या बोली है, टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद वाटर। अब ये कह रहे हैं कि आप 2 ग्लास को लो, जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें आप पानी डालो। ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ अ ब्लू and or a red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया है, 2 ग्लास लिए, एक ग्लास ये है, एक ग्लास ये है। इस ग्लास के में क्या किया आपने, धीरे धीरे से उसके कोने में इंक डाल दी, मान लो ब्लू इंक डाल दी है। ठीक है, और इस वाले में क्या किया है, दूसरे वाले में आपने कोने में हनी मतलब शहद डाल दिया है। ठीक है, कोने से आपने 1-2 ड्रॉप हनी की डाल दी, इसमें 1-2 ड्रॉप आपने किसकी डाल दी, इंक की डाल दी। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। अब ये कह रहे हैं कि दोनों ग्लास को, एक जिसमें इंक डाली थी और एक जिसमें हनी डाला था, उसको अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब मतलब क्या होता है, बिना डिस्टर्ब किए हुए अपनी क्लास के कॉर्नर में आप रख दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद आप रिकॉर्ड करो, मतलब उसको डेली देखो कि आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप? जब आपने एकदम से इंक ड्रॉप डाली है तो क्या होगा, आप एकदम से एकदम से आपको कैसे पता चल जाएगा? अब ये चीज मुझे तमन्ना बताएगी। तमन्ना, अपने आप को अनम्यूट करो।
तमन्ना, कहाँ है तमन्ना? हेलो। यस मैम। अच्छा, तो अब तमन्ना बताएगी कि जब हमने हमने पानी के ग्लास में इंक डाली तो क्या होगा एकदम से? मैम पानी का कलर चेंज हो जाएगा। हाँ जी, पानी का चेंज हमारा बिल्कुल कलर हो जाएगा। और जब हमने उसमें शहद डाला तो क्या एकदम से कलर चेंज होगा या एकदम से वो उसमें घुल जाएगा? नो मैम। वेरी गुड। तो क्या होगा, अब आप म्यूट कर लो। क्या इन्होंने कहा है कि हम यही इन्होंने बोला है कि आप ऑब्जर्व करो कि जब आपने एकदम से इंक डाली है तब क्या होगा और जब आपने हनी डाला है, शहद डाला है, तब क्या होगा। ऑब्वियसली जब हमने इंक डाली है तो वो एकदम से हमारा पानी में घुल जाएगा, लेकिन जो शहद है वो इतनी जल्दी हमारा पानी में नहीं घुलेगा। फिर उन्होंने क्या बोला, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। वो कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा आपको, मतलब ये चीजें आपकी प्रैक्टिकल है कि आप प्रैक्टिकल करके देखो कि कितना टाइम लगेगा आपको कि वो जो एक सिंगल ड्रॉप है वो पूरे 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 पानी में आपकी घुल गई है। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत सारी दे रखी है। इन्होंने एक एक्टिविटी और दी है। इसमें क्या किया इन्होंने, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इन अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब ये कह रहे हैं कि आप पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लो। क्रिस्टल मैंने आपको बताया था कि एक क्रिस्टल कैसा होता है, जैसे हमारे चीनी होती है। तो ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा आपने क्रिस्टल लिया। उस क्रिस्टल को आप क्या करो, उसको 2 ग्लास लो। एक ग्लास में आपका गर्म पानी है और एक ग्लास में आपका ठंडा पानी है। सेम चीज हम शुगर के साथ भी कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास 1 चम्मच शुगर है, एक ग्लास में आपने गर्म पानी लिया है और एक ग्लास में आपने ठंडा पानी लिया है, फ्रिज से निकाल के पानी लिया है। तो अगर आप चीनी गर्म पानी में मिक्स करेंगे और आप चीनी ठंडे पानी में मिक्स करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा? क्या डिफरेंस होगा, कौन बताएगा ये बात? मैम मैं बताऊंगी। हाँ जी, मैम बताओ। मैम जो ठंडे पानी में जो हमने चीनी मिलाई है वो घुलेगी नहीं, क्योंकि हाँ, वो ठंडा पानी है, और गर्म पानी में चीनी घुल जाएगी। वेरी गुड। यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हूँ? तो इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया है। अब हमने इन्होंने क्या किया है, अब आप आगे देखो। What do you observe just above the solid crystals in a glass? अब ये कह रहे कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया? What happens as the time pass? जैसे जैसे समय बीता आपने क्या देखा? What what does what does this suggest about the particles of solids and liquid? अब ये बोल रहे कि सॉलिड पार्टिकल था वो लिक्विड में चला गया, आपने क्या ऑब्जर्व किया? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, कि कितनी रेट ऑफ मिक्सिंग मतलब कितनी तेजी से जो मिक्सचर है वो चेंज होगा, कितनी तेजी से जो हमारा मिक्सचर है वो घुलेगा, क्या इसका फर्क पड़ता है अगर टेम्परेचर में चेंज होए? मतलब तो ये कह रहे हैं कैसे होता है और हाउ। तो मतलब आपने जैसे मुझे अभी बताया है तो आपको ये सारी चीजें पता चल गई कि क्या हुआ कि जब हमारा जो गर्म पानी था तो ऑब्वियसली जो हमारे क्रिस्टल्स थे चीनी के वो हमारे बहुत जल्दी उसमें मिक्स हो गए, लेकिन सॉलिड जो जो कोल्ड वाटर था उसमें हमारे नहीं हुए। तो यही एक एक्टिविटी है जो हमें ये कह रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या तुमने ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या हुआ। तो ये सारी बातें ये पूछ रहे हैं। आप नीचे देखो, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज। अब ये कह रहे हैं जो ऊपर हमने 3 एक्टिविटीज आपको बताई थी, कौन कौन सी एक्टिविटी? पहली एक्टिविटी थी हमारी अगरबत्ती वाली, सेकेंड एक्टिविटी थी हमारी हनी एंड इंक वाली, एंड थर्ड एक्टिविटी हमारी हॉट वाटर में क्रिस्टल को मिक्स करने वाली। वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, कह रहे कि इन तीनों चीजों को करने के बाद हमने ये रिजल्ट निकाला है, हमने ये निष्कर्ष निकाला है, रिजल्ट निकाला है। क्या निकाला है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि जो हमारे पार्टिकल्स के जो मैटर के जो वस्तु के मैटर के जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं? कॉन्टिन्यूसली हमारे मूव करते रहते हैं। दैट इज, इसका मतलब ये है दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी होती है हम उनमें, इसी वजह से वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअसली हमारे हमारे मूव करते रहते हैं। एज द, देखो अब ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज, एज द टेम्परेचर राइजेस, राइजेस मतलब बढ़ना। टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब कोई चीज गर्म होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे और भी फास्ट मूव करने लग जाते हैं। ये चीज आप अपनी बुक वगैरह में अंडरलाइन कर लीजिए कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ कि एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही हमारा टेम्परेचर राइज होता है वैसे ही हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज तेज हमारे मूव करने लगते हैं। सो वी कैन से that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases, very important। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। वो कॉन्टिन्यूअसली मूव हमारे क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब इसका, और उन्होंने ये बोला कि जब टेम्परेचर हमारा राइज होता है तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हमारे क्या होते हैं, तेज 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 मूव करने लगते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पार्टिकल्स की उतनी ही फास्ट हो जाएगी। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other। अब ये कह रहे हैं कि हमने इन एक्टिविटीज से हमें ये पता चला कि जो जो पार्टिकल्स है मैटर के, मतलब दो मैटर है जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है और हमारा शुगर है, तो जो उनके जो पार्टिकल्स है वो हमारे अपने आप इंटरमिक्स होते हैं, अपने आप जो है हमारे वो घुल जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और वो कैसे ऐसे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे मैटर की जो बीच की जो स्पेस होती है उस स्पेस में हमारा क्या हो जाता है, उस स्पेस में वो हमारे उन एक दूसरे की स्पेस में वो चले जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, अंडरलाइन, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस इज वेरी 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 क्या है, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन, तो क्या होता है डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। इंटरमिक्सिंग मतलब आपस में मिलना पार्टिकल्स का, किन पार्टिकल्स का, ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, दो डिफरेंट टाइप के जो मैटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड शुगर, वाटर इज एक अलग मैटर और शुगर इज एक अलग मैटर, दोनों अलग अलग मैटर है, दोनों के अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो अगर दो अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स हैं अपने आप इंटरमिक्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। टू डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, और हमने क्या देखा, ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। और जैसे ही हम हमारा टेम्परेचर राइज होता है या हम गर्म करते हैं तो हमारी इंटरमिक्सिंग क्या हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक पहला क्वेश्चन आप इसमें यहाँ पे लिखेंगे, व्हाट इज डिफ्यूजन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफ्यूजन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम्स में भी, ये जो हमारे वन लाइनर्स जो होते हैं उसमें, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस टू द डिफ्यूजन व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, तो क्या हो जाता है, द डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है 1.2.3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई हुई है, इस एक्टिविटी में जिसमें गर्ल्स डांस करती हुई नजर आ रही है।
इसमें इन्होंने इस एक्टिविटी में ये बताया हुआ है कि आप एक काम करिए, जैसे कि एक क्लास में हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 10 10 10 का हमने 5 ग्रुप्स बना लिए। एक ग्रुप में क्या है, सब एक दूसरे को, जैसे इन्होंने पकड़ा है ना, एक हाथ से कमर पे और मतलब टाइटली पकड़ लेंगे, एक हाथ से कमर पे और दूसरा भी एक हाथ से कमर पे, ठीक है, ऐसे टाइटली पकड़ लेंगे। दूसरा जो ग्रुप है हमारा, वो क्या करेगा, दूसरा ग्रुप जो है वो सिर्फ हमारे हाथ हाथ पकड़ेगा, ठीक है। तीसरा ग्रुप हमारा, देखो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर्स बैक एंड लॉक आर्म्स, बैक से पकड़ेगा और आर्म्स को उसके लॉक कर देगा, पहले ग्रुप को ऐसा करना है, ठीक है। दूसरे ग्रुप को क्या करना है, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड होल्ड हैंड्स टू द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन चेन, ह्यूमन चेन मतलब एक चेन बनानी है हमें ह्यूमंस की, मतलब इंसानों की एक चेन बनानी है। तो पहले ने तो क्या कर दिया, बैक से पकड़ लिया, लॉक कर लिया आर्म्स को, दूसरों ने सिर्फ हाथ को ऐसे करके होल्ड किया है। तीसरे क्या कर रहे हैं, द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर्स ओनली देयर फिंगर टिप, जो तीसरे हैं वो सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे करके, ऐसे फिंगर टिप से ऐसे ऐसे करके सिर्फ पकड़ेंगे एक दूसरे को। एंड द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द ह्यूमन चेन्स वन बाय वन। अब क्या है, अब एक और ग्रुप आएगा, वो क्या करेगा, भाग भाग के ट्राई करेगा कि ये जो 3 ह्यूमन चेन इन्होंने बनाई है, एक जिन्होंने बैक से पकड़ा है, एक जिन्होंने हाथ होल्ड कर रखा है और तीसरा जिन्होंने फिंगर्स होल्ड कर रखी है, और तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप आ रहा है, वो चाहता है कि वो ह्यूमन चेन को हमारा क्या कर दे, तोड़ दे। तो आप बताओ, कौन बताएगा मुझे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन चेन कौन से वाली है, बताओ, इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन चेन कौन से वाली है, किसको तोड़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, बोलो बताओ। सोनी बताएगी, सोनी, यस मैम। किसको इसको तोड़ने में कौन से ग्रुप को तोड़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, मैम बीच वाले में। बीच वाले में मतलब जिन्होंने हाथ होल्ड कर रखा है, या यस फिर मैम। नहीं, जिसने हाथ होल्ड कर रखा है उन्होंने नहीं, जिन्होंने कमर से एक दूसरे को टाइटली पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से लॉक कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये बता रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो दैट मीन्स कि उन्होंने बहुत टाइटली अगर हमारा पकड़ा हुआ है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं हमारे हैंड्स के या कमर के, वो टाइटली हमारे अट्रैक्टेड है। अब एक और एक्टिविटी इन्होंने क्या बताई है, एक और एक्टिविटी इन्होंने बताई है कि अगर आपके पास एक कील है, एक चौक है और एक रबड़ बैंड है, और आपने उनको क्या किया है, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, आपने क्या किया है, आपने उन पे हथौड़ा मारा है, कट किया है या स्ट्रेच किया है, तो कौन इन तीनों में से कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा आपको फोर्स लगेगी तोड़ने के लिए, ऑब्वियसली जो हमारा आयरन है, जो हमारा लोहा है, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने कह दिया द अबव 3 एक्टिविटीज, ये जो नीचे की जो 3 एक्टिविटीज है, सजेस्ट दैट, ये हमें ये बताती हैं that particles of matters have force attaching at acting between them, कि पार्टिकल्स के जो बीच में क्या होता है, हमारी एक फोर्स होती है जो उन्हें बहुत तेज पकड़ के रखती है, चाहे वो लोहा हो तो लोहे के जो पार्टिकल्स हैं वो भी उन्हें बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, जो चौक हो, चौक के पार्टिकल्स जो हैं वो उन्हें स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, बट उतना स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखते हैं जितना लोहे के पार्टिकल्स पकड़ के रखते हैं। बट हाँ, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इन चीजों से, इससे हमें ये सारी चीजें पता चली है, ठीक है। अब ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है कि अवस्था, जैसे कि आपके पास 3 चीजें हैं, मान लो कि आपके पास एक आयरन है, एक लोहा है और पानी है, ठीक है, और एक क्या है, हाइड्रोजन है।
तो उन इन ये जो 3 चीज़ें हैं, इसमें जो आयरन है उसकी अवस्था क्या है, उसकी स्टेट क्या है? उसकी स्टेट है कि वो सॉलिड है, ठीक है? पानी क्या है? पानी हमारा एक लिक्विड है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये सब हमारे क्या है? गैस है। तो कोई भी चीज हो हमारी सराउंडिंग में, वो उन उसकी एक हमारी डिफरेंट एक अलग स्टेट होती है। और ये जो स्टेट है ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ठीक है? ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स अराउंड यू। अब ये कह रहे हैं कि आप अपने आसपास में डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो भी मैटर है उनको ऑब्जर्व करिए। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स? उनकी अलग अलग क्या स्टेट है? we can see that matters around us exist in 3 different states. हम ये कह रहे हैं कि हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे जो मैटर है वो हमारी उनकी 3 स्टेट होती है। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है हमारी गैस। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These state of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of the matter. अब ये कह रहे हैं कि ये स्टेट हमें कैसे पता चलती है कि इसकी स्टेट क्या है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हर एक मैटर की क्या होती है, एक कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसके हिसाब से हम ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि उसकी अवस्था या उसकी स्टेट क्या है, वो सॉलिड है कि वो लिक्विड है कि वो क्या कि वो गैस है। Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. तो अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उससे पहले ये क्या कर रहे हैं? उससे पहले ये हमें एक द सॉलिड स्टेट, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? द सॉलिड स्टेट। तो द सॉलिड स्टेट में क्या है? क्रिएट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, collect the following articles: a pen, a book, a needle and a piece of wooden stick. अब ये कह रहे हैं कि आप क्या करो कि कुछ चीजें इकट्ठी करो, एक पेन इकट्ठा करो, एक बुक लो, एक सुई लो और एक लकड़ी की कोई स्टिक लो। Sketch the shape of above articles in your notebook by moving a pencil around them. फिर क्या करो, एक पेपर लो, उसको जो आपने मान लो पेन लिया है, पेन को उस पेपर पे रखो और उसके कोने 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 में पेंसिल से लाइन खींच के उसकी आप क्या बना लो, एक ड्राइंग बना लो, ठीक है? उसके बाद डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब आपने ये बना लिया तो क्या इन सबकी सेम सेम शेप थी? क्या इनकी सेम सेम बाउंड्री बनी है? क्या इनका वजन सेम सेम था? तो व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? और क्या होगा अगर हम इन्हें हथौड़ी से मारे या इन्हें खींचे या इन्हें हम नीचे फेंक दे तो क्या होगा? आर दीज एबल टू डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगी? डिफ्यूजन का मतलब पता है ना आपको? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो क्या ये जो हमारी जो है जो ये जो चीजें हैं, क्या ये एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाएगी? क्या एक पेन एक बुक के साथ डिफ्यूज हो जाएगा? क्या एक बुक एक सुई के साथ डिफ्यूज हो जाएगी? तो सोचो इस चीज को। आर दीज एबल, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर दे एबल टू कंप्रेस देम? अब आप क्या करो, इनको कोशिश करो कि एक एक बुक को आप दबाओ 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 दबाओ, तो क्या वो बिल्कुल पतली हो जाएगी? क्या वो कंप्रेस हो जाएगी? क्या वो दब सकती है? तो ये सब चीजें इन्होंने हमें सोचने के लिए कहा है कि क्या सॉलिड जो होते हैं हमारे, जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, निडल हो गई, क्या इन सॉलिड में ये सारी चीजें हो सकती हैं क्या? तो ये हमें हमारा यहाँ पे सोचने के लिए कह रहे हैं। तो अब क्या है कि ये जो फर्दर, अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नीचे हम पढ़ लेते हैं। All the above examples of solids, we can observe that all these have a definite shape and a distinct boundaries and a fixed volume. तो ये कह रहे हैं and that is have negligible compressibility. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब कह रहे हैं कि जो सॉलिड्स जो होते हैं हमारे, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक क्या होती है, एक निश्चित
शेप होती है। अगर ये पेन है तो इस पेन की ये एक शेप है, ठीक है। अगर ये एक बुक है तो इस बुक की एक ये शेप है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी क्या होती है, एक डेफिनेट, डेफिनेट मतलब क्या होता है, डेफिनेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेट मतलब निश्चित शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और उनकी एक डिस्टिंक्ट क्या होती है, बाउंड्री होती है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी हमारा फिक्स्ड होता है कि ये कितने ग्राम की है, ये कितने किलोग्राम की है, ये इसका क्या वेट है। तो वो भी उनका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर आज ये मेरा पेन 10 ग्राम का है तो कल भी ये 10 ग्राम का ही होगा, परसों भी ये 10 ग्राम का ही होगा। तो मोस्टली क्या होता है, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, और उनका एक क्या होता है, हमारा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, एंड नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का क्या मतलब होता है, नेग्लिजिबल का मतलब होता है जिसको नेग्लेक्ट किया जा सके, जिसको जिसको हम नेग्लेक्ट ही कर दें। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कंप्रेस, कंप्रेस मतलब दबाना, दबाना। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, दबाने की प्रक्रिया। नेग्लिजिबल मतलब जिसको हम नेग्लेक्ट कर सके। तो इनका ये मतलब है कि सॉलिड को मैं चाहे अब कितना भी दबा लूं, कितना भी इसको दबा लूं, मतलब ऑब्वियसली एक डेफिनेट शेप तक, अब अगर मैं इस पे हैमर मारूंगी तो ये टूटेगा ही, लेकिन अगर मैं इसे कंप्रेस कर रही हूँ, दबा रही हूँ, तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, इसकी दबने की जो क्षमता है इस पेन की, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब नेग्लेक्ट कर दो उसको आप, उस चीज को कंसिडर ही मत करो। तो जो सॉलिड्स हैं मोस्टली हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं मोस्टली उनका क्या नेचर होता है, उनका नेचर होता है कि जब उनको बाहर से कोई भी फोर्स लगाई जाती है, जैसे मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, दबा रही हूँ, तो इनमें इतनी क्षमता होती है सॉलिड्स में कि वो अपनी शेप को ना मेंटेन रख लेते हैं, ठीक है। तो वो अपनी शेप को मेंटेन रख लेते हैं। सॉलिड्स मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो अपनी वो टूट सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इस पे फोर्स मारी, मैंने इस पे हथौड़ा मार दिया, तो ये टूट जाएगा, टूट तो ये भले ही जाएगा, लेकिन जो इसका टूटा हुआ पोर्शन होगा ना, उसके भी शेप तो यही रहेगी ना। तो वो ये कह रहे हैं कि सॉलिड में ब्रेक, वो टूट सकते हैं, में ब्रेक अंडर फोर्स, अगर हम उनको फोर्स लगाए तो वो टूट तो सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन उनकी शेप को चेंज करना हमारा बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये हमने क्या हुआ, ये हमने थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है, इसके कि सॉलिड्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमने जाना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, इनकी सेकंड है इनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, थर्ड है इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, फोर्थ क्या है, इसमें नेग्लेजिबल, बिल्कुल नेग्लेक्ट करने वाली क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। फिफ्थ क्या होता है कि जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये हमारी शेप को मेंटेन रखता है, ये टूटते नहीं है, मतलब शेप चेंज नहीं होती है इनकी। और फिर ये क्या करें, अगर हम इन पे लिमिट से ज्यादा अगर फोर्स लगा देते हैं तो ये टूट तो जाएंगे, लेकिन टूटने के बाद भी ये अपनी शेप मेंटेन रखते हैं। अगर मान लो ये पेन मेरा टूट गया और 3 पार्ट्स में टूटा है, तो ये अपनी, लेकिन जो जो टूटे हुए पोर्शन में भी अपनी शेप को मेंटेन रखेगा। ये नहीं है कि ये टूट गया यहाँ से तो ये एकदम से गोल हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये अपनी शेप को फिर भी मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में क्योंकि 5 मिनट्स ही रह गए हैं, इसको हम फिर कल फर्दर कंटिन्यू करेंगे।